हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। इससे पहले एक लेक्चर और हुआ है जिसमें हम लोग बेसिक केमिस्ट्री के बारे में बात किए थे, है ना। और बेसिक केमिस्ट्री में अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया एवं समीकरण ये चैप्टर है ना। इससे पहले हम लोग रसायन शास्त्र क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहिए, ये सभी बातों पर चर्चा किए थे। और क्या जरूरी है जो आप लोगों को आना चाहिए, तभी आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में आएगा। ये सभी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तत्व क्या है ना। ये सभी अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1, ये लेक्चर नंबर 2 है ना। तो इससे पहले आप लोग इसका पहला लेक्चर देख ले, है ना, तभी आप लोग को आगे केमिस्ट्री समझ में आएगा। और आप लोग को कम से कम 20 तत्व के नाम याद होना चाहिए, है ना। और कुछ अनुसूत्र जिसके बारे में हम हमेशा चर्चा करेंगे उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये सब के अनुसूत्र आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। तभी आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में आएगा। पदार्थ क्या है, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग मेनली बात करेंगे परिवर्तन के बारे में, है ना। जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो इसमें 2 प्रकार के परिवर्तन को पढ़ते हैं, है ना। यानी कि परिवर्तन किसको कहते हैं, बदलना, बदलाव, है ना। यानी कि जब कोई चीज़ बदलता है ना तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, है ना। तो केमिस्ट्री में परिवर्तन जो है ये 2 प्रकार से देखने को मिलता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से देखने को मिलता है ना। परिवर्तन जो होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, है ना, एक भौतिक परिवर्तन, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, है ना। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, है ना। इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, है ना। इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। और इसको केमिकल चेंज बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं तो भौतिक परिवर्तन का आप लोग को परिभाषा देना है कि वैसा परिवर्तन, है ना, वह परिवर्तन जिसमें, या वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का सिर्फ भौतिक गुण परिवर्तन होते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक गुण का परिवर्तन नहीं होता है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो लिखेंगे वह परिवर्तन जिसमें सिर्फ पदार्थ का भौतिक गुण परिवर्तन होता है, भौतिक गुण परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण नहीं, है ना। उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का जो है ना, पदार्थ का क्या होता है, पदार्थ को हम लोग पुनः वो अवस्था में ला सकते हैं, है ना। जिस अवस्था में था, है ना, उस अवस्था में पदार्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः वो अवस्था में हम लोग ला सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपने इसको इधर लिखना है, पदार्थ पुनः अपनी
पहली अवस्था में लाया जा सकता है ना, लाया जा सकता है। यानी कि मतलब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जिस प्रकार का परिवर्तन, जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए कि बर्फ से जल का बनना है ना, तो बर्फ का जल बनाए, फिर जल से हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्फ को बना सकते हैं। यानी कि ये प्रक्रिया हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, है ना, ये प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि इस परिवर्तन को हम लोग रिवर्सिबल चेंज बोल सकते हैं या फिर उत्क्रमणीय बोल सकते हैं ना। यानी कि भौतिक परिवर्तन जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार है, अनुत्क्रमणीय है या उत्क्रमणीय। तो ये हम लोग लिखेंगे इसको कि ये उत्क्रमणीय होता है। ये क्या है, ये उत्क्रमणीय होता है ना। ये प्रक्रिया या फिर ये परिवर्तन या फिर भौतिक परिवर्तन बोल दीजिए, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है ना, यानी कि रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय है ना, उत्क्रमणीय होता है ना। अगर हम लोग इसका बात करते हैं उदाहरण के, है ना, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, है ना, उदाहरण इसका समझेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन का, है ना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या क्या होगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, पहला उदाहरण हम लोग बोल सकते हैं बर्फ से जल का बनना, बर्फ से जल का बनना, है ना, बर्फ से जल का बनना। ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा आपका, है ना, बर्फ का बनना, है ना। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, चावल का बनना, चावल से भात बना के फिर से हम लोग इसको रिटर्न फिर चावल बना सकते हैं उसको सुखा के, है ना, चावल का बनना, है ना। और अगला एग्जाम्पल हो जाएगा जल से भाप का बनना, है ना, जल से बाष्प का बनना। तो ये सभी किसका उदाहरण है, ये सभी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है ना। ये सभी किसका उदाहरण है, ये सभी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, है ना। रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पे जैसे परिवर्तन दो प्रकार के होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, है ना। तो भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे, जिसमें सिर्फ पदार्थ का भौतिक गुण का परिवर्तन होता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ पुनः अपने अवस्था में आ सकता है। और ये कैसा होता है, एक उत्क्रमणीय होता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ना। आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन, है ना। अगला देखेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, है ना। रासायनिक परिवर्तन में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें भौतिक गुण के साथ साथ उसका जो है रासायनिक गुण में भी क्या आता है, बदलाव आता है ना। भौतिक गुण के साथ साथ रासायनिक गुण में भी बदलाव आता है ना। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन, है ना, जिसमें पदार्थ के, इसको लिखेंगे, है ना, इसको लिखेंगे हम लोग वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण के साथ साथ रासायनिक
गुण में भी, रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, है ना, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब बताइए, जैसे भौतिक परिवर्तन जो हो रहा था तो उसमें क्या हो रहा था? पदार्थ को पुनः अपनी पहली अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है ना। तो इसमें लिखेंगे, इसमें पदार्थ को पुनः अपनी पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, है ना, लाया जा सकता है। अतः ये क्या हो जाएगा? ये उत्कर्मणीय होगा कि अनुत्कर्मणीय होगा? तो ये जो परिवर्तन होगा ये अनुत्कर्मणीय होगा। ये कैसा होगा? ये अनुत्कर्मणीय, ये फिर से दोबारा नहीं होगा। एक बार हो गया तो हो गया। जैसे एक बार हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मिलके अगर जल बना लिया तो बना लिया, फिर उसको फिर अलग करना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाना एक लंबी प्रोसेस हो जाता है और होता भी नहीं है जल्दी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? ये अनुत्कर्मणीय है, अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है। ये कैसा परिवर्तन है? अनुत्कर्मणीय परिवर्तन होता है ना। ये क्या होता है? अनुत्कर्मणीय परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे इसका, है ना, उदाहरण के देखेंगे, है ना। उदाहरण में क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, है ना। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे दूध से दही का बनना, हाँ, क्या दूध से दही बन गया, फिर दही से दूध हम बना सकते हैं? नहीं बनेगा, है ना। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन, है ना। दूध से दही का बनना, है ना, दूध से दही का बनना, है ना। अगला क्या हो जाएगा, है ना, अगला क्या हो जाएगा? ये हो गया दूध से दही का बनना, है ना। भोजन का पकना, है ना। अगला क्या है? भोजन का पकना। सब्जी का बनना, है ना, भोजन का पकना। सब्जी जब बनता है तो जैसे हम लोग आलू वगैरह काट कर जब सब्जी बना देते हैं तो क्या फिर से पुनः पहले जैसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। अगला है लोहे में जंग का लगना, है ना। लोहे में जंग का लगना, है ना। लोहे में जंग का लगना, ये सभी कैसा परिवर्तन है? लोहे में जंग का लगना, है ना। और जब हम लोग शोषण कर रहे हैं, है ना, शोषण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जब हम लोग शोषण कर रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है? एक तरह से जब हम लोग शोषण करते हैं तो ये भी एक तरह से क्या हो रहा है? ये रासायनिक परिवर्तन ही हो रहा है ना। ये भी क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, है ना। यहाँ तक अभी हम लोग देख चुके हैं परिवर्तन में दोनों परिवर्तन को देख लिए, है ना। दोनों का परिभाषा देख लिए, दोनों का उदाहरण देख लिए, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का, है ना। क्या चीज़ का बात करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया का, है ना। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया और एवं क्या है? समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का बात करेंगे, है ना। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। अगला है रासायनिक अभिक्रिया, है ना। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है ना, या फिर ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ? कुछ तो वहाँ पे हमको देखना होगा, है ना, तभी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले एक तरह से समझिए, सॉरी ये रासायनिक हो गया, ये रासायनिक लिखाना था, है ना। ये रासायनिक के जगह रासायनिक हो गया,
एक सेकेंड हम सुधार देते हैं, नहीं ये सुधरने वाला रासायनिक अभिक्रिया, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे ये क्या है, CO3 है ना। तो इससे क्या बनता है, CO2 बनता है, और सॉरी पहले CO लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर से उधर से भी लिख सकते हैं, CO2 बनता है ना। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, है ना, यानी कि H2 + O2, है ना। तो इससे क्या बनता है, 2H2O बनता है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बन रहा है, एक नया गुण वाला पदार्थ बन रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि जब कोई तत्व या पदार्थ अकेले या दो से मिलके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो हम लोग क्या कहेंगे उस टाइम कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं, पहले परिभाषा लिखते हैं इसका, है ना। यहाँ लिखेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अकेले या कोई अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, है ना, एक कोई अन्य पदार्थ सॉरी अकेले या अधिक सॉरी अकेले, है ना, एक से भी हो सकता है या फिर अधिक से अन्य पदार्थ के साथ या अधिक पदार्थ के साथ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पे ये जो अभी लिखे थे, ये उदाहरण टाइप से ही था, है ना, उदाहरण ही था। तो उदाहरण में हम लोग क्या कर सकते हैं, उदाहरण में CO3, है ना, ये अकेले है, अकेले से क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना रहा है। क्या बना रहा है, CO2 गैस बना रहा है। और आगे एग्जाम्पल क्या था, है ना, ये हो गया। अब जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन ये मिलके क्या बना रहा है, 2HCl बना रहा है। ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है, ये क्या है, गैस है ना, ये भी गैस है, और ये क्या बना रहा है, द्रव्य बना रहा है। यानी कि ये दोनों का गुण अलग होगा कुछ, है ना, ये दोनों का गुण कुछ अलग होगा, और ये जो पदार्थ बन रहा है ये क्या है, इसका गुण क्या होगा, अलग गुण होगा, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, Zn + H2SO4, है ना, ये धातु है और ये एक तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी कि द्रव के रूप में है ना। तो इसके मिलने से क्या बनता है, इसके मिलने से क्या बन जाता है ना, इसके मिलने से बनता है ZnSO4, है ना। ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। यानी कि इसकी को हम लोग क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट, है ना। तो ये सभी हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, है ना, अणुसूत्र पहचानने में, है ना। और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है ना। चलिए, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ये है कैल्शियम ऑक्साइड,
और ये क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, है ना। अब चलिए, ये तो रहा बात रासायनिक अभिक्रिया का। ये क्या चीज़ का रहा, रासायनिक अभिक्रिया का। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जैसे देखिए अभी हम लोग बात किए थे H2 और Cl2 का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो पदार्थ मिल रहा है ना, दो पदार्थ आपस में मिल के क्या कर रहा है, 2HCl बना रहा है। क्या कर रहा है, 2HCl बना रहा है। तो इसको भी तो हम लोग कुछ कहते होंगे, तो इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। और ये भी क्या है, अभिकारक है ना। ये क्या है, अभिकारक है ना। ये क्या है, अभिकारक है ना। और ये क्या है, प्रतिफल है। ये क्या है, प्रतिफल बोल लीजिए, है ना, या फिर उत्पाद बोल दीजिए। ये क्या है, उत्पाद या फिर प्रतिफल है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं कि अभिकारक किसको कहते हैं और प्रतिफल किसको कहते हैं। ये दोनों, जैसे ही हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये जो समीकरण पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण, तो इसमें हम लोग को अभिकारक क्या और प्रतिफल क्या है ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण में देखे हैं कि किसको हम लोग अभिकारक बोल देते हैं और किसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभिकारक का, है ना। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। अभिकारक, है ना। अभिकारक को हम लोग अभिकारक, है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। इसको इंग्लिश में हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग इसका परिभाषा को देखेंगे कि अभिकारक कहते किसको है ना। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो ये क्या हुआ, H2 और Cl2 क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने को आया है ना। क्या चीज़ करने आया, भाग लेने को आया। तो इसका परिभाषा हम लोग बोलेंगे, है ना, अभिकारक का, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। एकदम सिंपल सा परिभाषा है कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ या वैसा पदार्थ, है ना, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है ना, या फिर वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, है ना। उसे हम लोग अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक या फिर रिएक्टेंट कहते हैं, है ना। अभिकारक या फिर रिएक्टेंट कहते हैं। अगला है ना, ये तो हो गया अभिकारक। अगला होता है प्रतिफल। अगला क्या होता है, प्रतिफल, है ना। तो प्रतिफल के बारे में भी हम लोग समझेंगे, है ना। प्रतिफल के बारे में भी हम लोग समझेंगे। अगला होता है प्रतिफल। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। प्रतिफल इंग्लिश में प्रोडक्ट, या फिर इसी को हम लोग उत्पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं या उत्पाद बोलते हैं, या उत्पाद बोलते हैं, है ना, या फिर उत्पाद बोलते हैं इसी को। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, है ना, इसी को प्रोडक्ट या फिर उत्पाद बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल या फिर उत्पाद बोलते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे परिभाषा में, है ना, वैसा पदार्थ
वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्रतिफल या उत्पाद या फिर प्रोडक्ट बोलते हैं, या उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं, है ना, या फिर प्रोडक्ट कहते हैं। अब बात समझ में। तो ये सभी हो गया, है ना, अभिकारक के बारे में जान गए, प्रतिफल के बारे में जान गए, है ना। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के संकेत के बारे में जानेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत के बारे में जानेंगे। सॉरी, इधर से घूम के इधर हो गया था, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है ना। कैसे हमको पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, कुछ तो होगा, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, यानी कि कब हम कहेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना, कुछ तो वहाँ पे मालूम होना चाहिए हमें, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, है ना। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, मतलब कब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है ना। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले अवस्था का परिवर्तन हम लोग देखेंगे, है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है तब क्या होता है, अवस्था का परिवर्तन होता है। क्या होता है ना। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अवस्था का परिवर्तन, है ना, अवस्था का परिवर्तन। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी कि H2 और O2 ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 2H2O बनाएगा। यानी कि 2H2O का मतलब क्या है, ये जल बनाया, ये क्या बनाया, जल बनाया। यानी कि यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन क्या, कौन सा रूप में रहता है आप लोग को पता होगा, गैस के रूप में रहता है। ये क्या है, ऑक्सीजन है। ये क्या है, ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन भी क्या चीज़ के रूप में रहता है, गैस के रूप में रहता है। यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग G लिख रहे हैं ना, तो समझ जाइएगा गैस है ना। और ये एक्वस फॉर्म में, यानी कि AQ में आ गया, है ना, यानी कि जलीय अवस्था में आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये यहाँ पे देखिए, पहले गैस अवस्था में था, अब क्या आ गया, जलीय द्रव अवस्था में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अवस्था का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, अवस्था का परिवर्तन हुआ। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ परस्पर संयोग कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है, जो कि अवस्था परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि पहले ये गैसीय अवस्था में था और बाद में कौन सा अवस्था में आ गया, तो ये जलीय अवस्था में आ गया। तो ये क्या हो गया, है ना, तो ये क्या हो गया, ये अवस्था परिवर्तन किया, है ना। अगला क्या होगा, कब हम कहेंगे कि
रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो रंग का बदल लेगा, है ना, पता चलेगा कि रंगे बदल दिया, है ना, जिसे नहीं होता गिरगिट रंग बदलता है, गिरगिट रंग बदल रहा है तो इसका मतलब वो अभिक्रिया नहीं किया है, उसका गुण है ना। तो रंग का बदलना, है ना, रंग का बदलना, है ना, रंग का बदलना, रंग भी बदलता है ना, चेंज इन कलर, तो हम लोग क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना। जब कोई पदार्थ का रंग बदल जाता है तब कहेंगे रासायनिक परिवर्तन हुआ है। यानी कि एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी हम लोग, KMnO4, यानी कि इसको हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, KMnO4 को, है ना, KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं ना, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट है। इसमें जब हम नींबू के रस को रगड़ेंगे या फिर नींबू के साथ अभिक्रिया, नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है, आप लोग जानते होंगे, खट्टा रहता है ना, इसमें भी अम्ल रहता है। तो जब हम इसको अभिक्रिया कराते हैं नींबू के रस के साथ, नींबू को रगड़ते हैं, है ना, तो क्या होता है, ये पहले बैंगनी कलर का होता है ना, और जैसे ही नींबू को रगड़ते हैं तो ये क्या करता है, अपना रंग को बदल लेता है, ये क्या करता है, अपना रंग को बदल लेता है। अर्थात हम कहेंगे कि यहाँ पे भी क्या हुआ, कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है जिसके कारण से वो क्या किया, अपना रंग बदल लिया, है ना। यानी कि KMnO4 को, है ना, ये क्या किया, रंग बदल लिया। और देखिए लोहा, है ना, लोहा भी अभिक्रिया करेगा, जंग लगेगा तो वो थोड़ा सा भूरा टाइप का हो जाता है। लोहा भी आप लोग देखे होंगे कि जब जंग नहीं लगा हुआ रहेगा तो बढ़िया दिखेगा, लेकिन जब जंग लग जाता है तो वो थोड़ा सा भूरा टाइप का दिखने लगता है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ना। यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी कि Fe+H2O ये अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, है ना, ये हवा के साथ और जल के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाएगा, है ना। तो ये भी थोड़ा सा रंग बदलेगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग कहेंगे कि अभिक्रिया हुआ है ना, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगला ऊष्मा का भी उत्सर्जन करेगा। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो वहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा उत्सर्जन होगा। क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा, है ना, ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन, है ना। तो यानी कि एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, है ना, CaO, है ना, ये क्या है, CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, अभी बताए थे, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, है ना, आराम से देखिएगा, बहुत ही आराम से समझाए हुए हैं, है ना। अगर ऐसे अगर हमको वीडियो फास्ट में निकालना होता तो ये सब हम आगे स्किप करके सिर्फ बता देते रंग बदलता है ना, ये सब लिखते नहीं। और इसको जब हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस बनाता है, और प्लस क्या बनाता है, CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CO2 गैस बनाता है ना। ये इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, है ना, हाइड्रा ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊष्मा निकल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी ऊष्मा निकलता भी है और कभी ऊष्मा का जरूरत भी पड़ता है ना। यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जब कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड को, है ना, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा का उत्सर्जन करता है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, उत्सर्जन करता है, तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ये चीज़ आप लोग घर में देखे होंगे, जब दीपावली के टाइम पे आपके घर में घर के पुताई के लिए चूना लाया गया होगा, तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि चूना को जब पानी में मिलाते हैं तो धीरे धीरे खदखदाहट के साथ साथ पूरा क्या होता है, पूरा भाप जैसा निकलने लगता है, पूरा पूरा गर्म हो जाएगा, है ना। तो वही है कैल्शियम, वो जब हम दुकान से लाते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है और जल के साथ मिलाते हैं तो वो बूझा चूना, है ना। इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा चूना के भी नाम से जानते हैं ना, इसको बूझा चूना के नाम से भी जाना जाता है ना, ये बूझा चूना के नाम से भी जाना जाता है ना। अगला है अवक्षेप का बनना, है ना। ये तो हो गया, ये तीसरा पॉइंट था, है ना, ये तीसरा पॉइंट था। एक चौथा पॉइंट है अवक्षेप का बनना, है ना। यानी कि अब जब रासायनिक अभिक्रिया होता है उस टाइम क्या होता है, अवक्षेप भी बनता है ना। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तब अवक्षेप का भी बनना होता है ना। अवक्षेप समझते हैं आप लोग, अवक्षेप का बनना, जैसे जब कभी अभिक्रिया होता है ना तो कभी कभी देखे होंगे कि कुछ चीज़ नीचे बैठ जाता है ना, या फिर वो ऊपर तली में एक जगह जमा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है अवक्षेप का बनना में, है ना, Na2SO4 को हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, BaCl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो ये क्या बनाएगा, है ना, पहले तो NaCl बनाएगा, है ना, उसके बाद क्या बनाएगा, उसके बाद बनाएगा BaSO4 बनाएगा, क्या बनाएगा, BaSO4 बनाएगा। यानी कि इसको आप लोग संतुलित कर दीजिएगा। तो ये जो BaSO4 है ना, ये BaSO4 जो है ये क्या है, बेरियम सल्फेट जो है यही क्या है, अवक्षेप है, ये क्या है, अवक्षेप है। यानी कि जब ये अभिक्रिया होगा तो ये क्या होगा, बेरियम ऑक्साइड अलग, बेरियम सल्फेट अलग हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक है ना, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड या फिर इसी को हम लोग नमक बोलते हैं, है ना। तो इसको भी लिख सकते हैं, है ना, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नमक के साथ साथ, है ना, ये BaSO4 का क्या करता है, अवक्षेप बनाता है ना। और एक चीज़ होता है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो सुगंध में भी परिवर्तन होता है। इसका उदाहरण आप लोग देखे होंगे कि घर में, है ना, अगर कोई खाना रहता है, अगर सुगंध, है ना, सुगंध, खाना अगर बसिया जाता है तो भी क्या आता है, उसमें परिवर्तन आता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन ये हुआ जिसके कारण वो उसमें सेंट अलग तरह से आ जाता है ना। तो ये सब हम लोग बात कर लिए थे, है ना। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के संकेत के बारे में बात करेंगे, है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया तो किस प्रकार से संकेत है ना। अब रासायनिक अभिक्रिया के लिखने का नियम को देखेंगे, है ना। चलिए आगे है रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, है ना। अब रासायनिक समीकरण को देखेंगे, है ना। रासायनिक समीकरण यानी कि अब हम लोग जो परिभाषा देखेंगे वो किसका देखेंगे, रासायनिक समीकरण का। अगला है रासायनिक समीकरण, है ना, रासायनिक समीकरण। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। आप लोग मैथ वगैरह में पढ़े होंगे, समीकरण को पढ़े होंगे, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी होता है
केमिकल इक्वेशन होता है ना। जिस प्रकार मैथ में हम लोग समीकरण को लिखते हैं उसी प्रकार इक्वेशन है ना, उसी प्रकार केमिस्ट्री में हम लोग समीकरण को लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि केमिकल समीकरण लिखने का जरूरी क्या पड़ा, है ना, क्या जरूरी था कि केमिकल समीकरण हमको लिखना पड़ा, है ना। तो सबसे पहले देखिए बात करेंगे हम लोग कि कागज़ का बचत के लिए, है ना, क्योंकि अब पूछिएगा सर इससे कागज़ कैसे बचेगा। तो जैसे देखिए मान लीजिए हम एक समीकरण लिख रहे हैं, है ना, एक समीकरण लिख रहे हैं, क्या चीज़ लिख रहे हैं, H2 + O2, एकदम सिंपल वाला लेख समझते हैं। तो ये जो हम लिखे हैं ये क्या लिखे हैं, ये रासायनिक समीकरण को लिखे हैं, क्या किए हैं, रासायनिक समीकरण को लिखे हैं। अगर ये रासायनिक समीकरण कितना छोटा में लिख दिए, है ना, इससे हमको बहुत सारा जानकारी मिल जा रहा है। अभी भी इसमें थोड़ा सा कमियां हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे गैस है, यहाँ भी लिखेंगे गैस है, उसके बाद लिखेंगे AQ यानी कि एक्वस फॉर्म यानी कि जलीय है ना। तो ये पूरा हो गया, है ना। तो अब इसको अगर रासायनिक समीकरण नहीं रहता तो इसको हमको लिखना होता, लिखते हाइड्रोजन का 2 परमाणु, है ना, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन + ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, है ना। तो इतना लंबा वाला चीज़ को इतना छोटा में सिमट जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कागज़ का बचत हो रहा है। और दूसरा है कि अगर इस तरह से संकेत से, है ना, तो इजीली दूसरे देश के लोग भी क्या कर सकता है, इसको आसानी से अडॉप्ट कर सकता है, यानी कि समझ सकता है ना। और क्या है, और इसको लिखने में सुविधा होता है ना, और याद रखने में भी सुविधा होता है। तो ये सारा फायदा है रासायनिक समीकरण का, है ना। क्यों लिखते हैं ये समझ गए। अब रासायनिक समीकरण क्या है ना, केमिकल इक्वेशन क्या है ना। तो इसको हम लोग सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं, है ना। क्या चीज़ के द्वारा दर्शाते हैं, सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे अभी हम लोग बात किए थे, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसको लिखने का परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग, है ना। इसके द्वारा रासायनिक समीकरण के द्वारा, है ना, या फिर ऐसे लिखेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में पता कर रहे हैं, है ना, यानी कि पदार्थों के, है ना, पदार्थों के अभिक्रिया तथा प्रतिफल को आसान तरीके से लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। एक तरह से अपना मन से परिभाषा है ना, यानी कि समझने के लिए रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि इसका जरूरी क्यों पड़ा अभी हम बताए थे, है ना। अब इसको लिखते कैसे, जैसे H2 + O2, तो ये क्या हो गया, H2O हो गया, है ना, या फिर H2 + Cl2, ये क्या हो गया, 2HCl हो गया, है ना। तो ये सभी क्या है, रासायनिक समीकरण है ना। तो इसको लिखने के लिए और क्या क्या होता है इसमें, उसको हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, है ना। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम मतलब क्या क्या नियम है, इसको ऐसे नहीं कि लिख देंगे और पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम में, है ना, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम है ना, क्या नियम है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो अभिकारक है रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण में
अभिकारक को रासायनिक समीकरण में अभिकारक को, है ना, समीकरण के बाईं तरफ लिखा जाता है। दूसरा बात लिखेंगे, इसमें प्रतिफल को समीकरण के दाएं तरफ लिखते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, समीकरण के दाएं तरफ लिखते हैं क्या चीज़ को, प्रतिफल को, है ना। और इस तरह से देखे होंगे अभी हम जो दे रहे थे समीकरण में, है ना, ये एरो दिखते, ये क्या है, अभिकारक है, और अभिकारक और प्रतिफल के बीच में, है ना, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में, है ना, बीच में क्या चीज़ का निशान रहता है, तीर का निशान रहता है। क्या चीज़ का निशान रहता है, बीच में तीर का चिन्ह होता है, जो क्या चीज़ बताता है, अभिक्रिया का दिशा बताता है, यानी कि वो अभिक्रिया किधर से किधर हो रहा है ना, वो तीर का निशान बताता है, जो अभिक्रिया के दिशा को बताता है। और अगला पॉइंट है ना, और ये 3 हो गया, है ना। और इसमें प्लस और माइनस के चिन्ह से दर्शाते हैं क्या चीज़ को, प्रतिफल के बीच में प्लस और माइनस के चिन्ह के रूप में भी दर्शाते हैं, है ना। इसमें प्रतिफल में प्लस या फिर माइनस के चिन्ह से भी दर्शाते हैं, चिन्ह से भी दर्शाते हैं, है ना, दर्शाते हैं। और इसमें हम लोग जहाँ ठोस रहेगा, है ना, वहाँ S लिख देंगे, जहाँ गैस रहेगा वहाँ G लिख देंगे, जहाँ द्रव्य रहेगा, है ना, वहाँ AQ लिख देंगे। इससे टोटल चीज़ का जानकारी मिलता है ना। जब अवक्षेप का बनेगा, है ना, जब अवक्षेप बनेगा तो वहाँ पे हम लोग ऐसे उल्टा एरो दिखाएंगे, है ना। जब गैस निकलेगा तो हम लोग इस तरह का तीर दिखाएंगे। मतलब इतना सारा चीज़ हमको मालूम अगर है तो हमको उस समीकरण के बारे में टोटल चीज़ मालूम हो जाएगा, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग एक बार इसका समरी देख लेते हैं एक तरह से, है ना। पहले हम लोग परिवर्तन के बारे में पढ़े थे, है ना, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखे थे। फिर रासायनिक परिवर्तन देखे, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखे, है ना। अगला रासायनिक अभिक्रिया को देखे, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखे, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखे, है ना। और उसके बाद हम लोग अभिकारक को समझे, उसके बाद प्रतिफल को समझे, है ना। और उसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के संकेत को देखें, मतलब अब कब हम लोग क्या संकेत है कि बताएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो पहले बताए थे कि अवस्था परिवर्तन होगा, है ना। उसके बाद हम बताए थे रंग बदलेगा, ऊष्मा उत्सर्जन करेगा, है ना। उसके बाद बताए थे कि अवक्षेप बनेगा और सुगंध में परिवर्तन होगा। अगला, अरे भाई ये मक्खी, है ना। तो अगला क्या बताए थे, रासायनिक समीकरण, है ना। तो जब कोई पदार्थ को हमको उसके अभिक्रिया को लिखना होता है तो हम जिस समीकरण से लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं,
रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, है ना, किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये नहीं कि जैसे तैसे रासायनिक समीकरण लिख दिए, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। उसको लिखने का एक नियम होता है। रासायनिक समीकरण जब लिखेंगे तब अभिकारक को बायां तरफ और प्रतिफल को दायां तरफ लिखेंगे, है ना। अभिकारक और प्रतिफल को बीच में एरो का निशान देंगे, जो कि क्या चीज़ को बताएगा, वो बताएगा आपका डायरेक्शन को बताएगा, दिशा को बताएगा, यानी कि वो अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हो रहा है। और इसके बाद प्रतिफल को हम लोग प्लस माइनस चिन्ह से भी दर्शाते हैं, ठोस को, ये सभी चीज़ हम लोग अभी देखे थे, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अभी यही चैप्टर चलेगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। और अगर आप लोग इसका पहला वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज जो पढ़ाए वो 10th के लिए है, लेकिन इससे पहले वाला जो वीडियो पढ़ाए हैं वो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो 9 में आपका जो बेसिक है केमिस्ट्री का वो बताए हैं। और आप लोग कम से कम उसमें हमने 20 तक जो है परमाणु संख्या को बता दिए हैं, तो उसको आप लोग को याद होना बहुत ज़रूरी है ना। और कुछ अनुसूत्र भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार से जैसे आज हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे अनुसूत्र को, है ना। यहाँ पे जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड और अपक्षेप बताइए, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा चूना कहते हैं। अगर आप लोग मेरा क्लास अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप लोग को एग्जाम में इस तरह से अनुसूत्र के बारे में पूछा जाता है, तो वो उसमें आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर देना है। चलिए मिलते हैं अगला लेक्चर में।